प्रभात बच्चों, कैसे हैं आप? आशा है आप सभी स्वस्थ हैं और मेरी वीडियोस को हमेशा की तरह शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कर रहे हैं। बेटे, हम पढ़ रहे थे पाठ 4 कन्याकुमारी की यात्रा। आज हमने अपने इसी पाठ को आगे पढ़ना है। क्या पढ़ना है आज हमें पढ़ना है विवेकानंद शिला मंडप के बारे में। तो चलिए देखते हैं क्या है विवेकानंद शिला मंडप। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं अपना पाठ 4 कन्याकुमारी की यात्रा। आज हमने पढ़ना है विवेकानंद शिला मंडप के बारे में। क्या है विवेकानंद शिला मंडप, क्या है इसकी विशेषताएं, क्यों जाते हैं लोग यहाँ, यही सब आज हम जानेंगे। तो पहले जान लेते हैं विवेकानंद जी के बारे में, जिनका पूरा नाम क्या था। जिनका पूरा नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। जो सनातन धर्म के अनुयायी थे, जिन्होंने सनातन धर्म का प्रचार प्रसार किया, उसका प्रतिनिधित्व किया। जब वो अमेरिका में शिकागो में गए तो उन्होंने सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया। इनके जो गुरु थे वो थे रामकृष्ण परमहंस, है ना, और रामकृष्ण मिशन की स्थापना भी इन्होंने ही की। इनका एक कथन था। क्या कथन था इनका? इनकी एक स्टेटमेंट थी जो बहुत ज्यादा प्रचलित है। इन्होंने कहा, उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। यानी कि जब तक तुम्हें जीवन में जो तुमने चाहा है वो ना मिल जाए, तब तक हिम्मत नहीं हारनी, जब तक निराश नहीं होना। ठीक है, हमेशा आगे ही बढ़ते रहना है। तो इन्होंने युवाओं को इतना ज्यादा प्रेरित किया कि इनके जन्मदिन के अवसर पर हर साल 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस, यानी कि नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट किया जाता है। इन्हीं विवेकानंद जी के जन्मदिन के अवसर पर राष्ट्रीय युवा दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। ये जो है, ये एक महान देशभक्त भी हैं, क्योंकि उन्होंने भारत का बहुत नाम रोशन किया देश विदेश में। ये सादा जीवन जीते थे, इसीलिए लोग इन्हें सन्यासी के रूप में भी जानते हैं। तो आज हम इन्हीं विवेकानंद जी के बारे में, विवेकानंद शिला मंडप के बारे में पढ़ेंगे। तो कहाँ है विवेकानंद शिला मंडप? विवेकानंद का देखिए, विवेकानंद शिला मंडप, मंडप होता है, मंडप का अर्थ होता है स्मारक, जो किसी की याद में मनाया जाए। तो विवेकानंद जी का ये जो शिला मंडप है, ये कहाँ पर स्थित है? ये अंतरीप कन्याकुमारी में स्थित है। अंतरीप होता है, अंतरीप का क्या अर्थ होता है? अंतरीप होता है जिसके तीन ओर पानी हो, तीन तरफ पानी हो। ठीक है, तो मैंने आपको बताया ही था कि जो कन्याकुमारी है वो एक अंतरीप है, उसके 3 तरफ पानी है। एक तरफ बंगाल की खाड़ी, एक तरफ अरब सागर, एक तरफ हिंद महासागर, है ना। तो 3 तरफ से पानी से ढका हुआ है कन्याकुमारी। तो इसके पूर्व में कम से कम 2 किलोमीटर की दूरी पर, जो बंगाल की खाड़ी के पास, एक द्वीपाकार यानी कि एक आइलैंड की फॉर्म में एक चट्टान पर ये बना हुआ है। क्या? विवेकानंद शिला मंडप बना हुआ है एक चट्टान पर, जो कि द्वीपाकार है। यानी कि द्वीपाकार होता है जिसके चारों तरफ पानी हो। आइलैंड होता है ना, जिसके चारों तरफ पानी होता है, तो वहां उस पर बना हुआ है। पहले ये जो था, ऐसा माना जाता है कि पहले ये समुद्र के किनारे से सटा हुआ था। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि और यहाँ पर एक देवी का एक सुंदर मंदिर भी था। अब यहाँ पर एक पाद मुद्रा अंकित है, यानी कि पैरों के चिन्ह है। इसीलिए लोगों का ये मानना है कि ये देवी के पाद चिन्ह है, देवी के पैरों के चिन्ह है। इसीलिए लोग इस शिला को क्या कहते हैं? श्रीपाद शिला भी कहते हैं। 1892 में स्वामी विवेकानंद जी कहाँ गए? हिमालय गए। हिमालय, जहाँ पे कहा जाता है जो इतना सुंदर है, जहाँ कहा जाता है कि वहाँ देवता रमते होंगे, देवरम्य हिमालय है, देवताओं का निवास होता है, इतनी सुंदर जगह है हिमालय। उसका दर्शन करने स्वामी जी गए और वहाँ की यात्रा करने के बाद उन्होंने बहुत से तीर्थ स्थानों का, ठीक है, बहुत से धार्मिक स्थानों का भी भ्रमण किया। उधर भी गए वो, और आखिर में सभी तीर्थ स्थानों का भ्रमण करते करते वो कहाँ पहुंचे? कन्याकुमारी। ठीक है, और उनको जाना था अमेरिका जाना था। किस लिए जाना था अमेरिका में? प्रचार प्रसार करने के लिए, आध्यात्म का
ठीक है, अपने इसी अपने धर्म का, सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करने हेतु उनको अमेरिका जाना था, लेकिन वो वहां जाने से पहले उनका मन किया कि उन्हें कन्याकुमारी जाना चाहिए। वो वहां रुके और फिर वो वहीं कुछ दिन रुक गए चिंतन करने के लिए। वहीं पर रहकर वो चिंतन करते रहे, ध्यान लगाते रहे। इस घटना के बाद जिस शिला पर बैठकर स्वामी जी ने आत्मज्ञान प्राप्त किया था, आत्मज्ञान होता है जब हम अपने बारे में, स्वयं के बारे में जानते हैं, अपने आप को जान जाते हैं, सेल्फ नॉलेज हो जाती है। तो ये जो आत्मज्ञान था कि मैं कौन हूँ, ठीक है, सिर्फ मेरा नाम जो मेरे माता पिता ने रख दिया, सिर्फ मैं वहीं तक सीमित नहीं हूँ, ठीक है, मेरे अंदर ईश्वर है ना। जो ब्रह्म ज्ञान की जो प्राप्ति हो जाती है वो इनको हुई। कहाँ पर हुई? जब ये हिमालय से यात्रा करने के बाद कई सारे तीर्थ स्थानों पर गए और कन्याकुमारी में आकर एक शिला पर बैठकर जब इन्होंने ध्यान लगाया, चिंतन किया, तब इनको आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। और उसी के बाद से इस 1962-63 में उसी के बाद ना इस जिस शिला पर बैठकर उन्होंने ध्यान लगाया था उसे विवेकानंद शिला के नाम से याद किया जाने लगा कि ये विवेकानंद शिला है जहां पर बैठकर उन्होंने ध्यान लगाया था और ज्ञान की प्राप्ति की थी। सन 1962-63 में यानी कि 1962-63 में इनकी जन्म शताब्दी के सुअवसर पर, जन्म शताब्दी यानी कि इनके जन्म के 100 वर्ष बाद, ठीक है, जब 100 वर्ष हो गए थे, जन्म शताब्दी थी इनकी, उसके बाद 25 लाख रुपए लगाकर लाल पीले रंगीन पत्थरों से एक बहुत ही सुंदर एक कलात्मक मंडप बनवाया गया, जो कितना था, जो कम से कम 26 मीटर लंबा था, 12 मीटर चौड़ा था। और इसका जो मेहराब था, मेहराब क्या होता है? मेहराब होता है जैसे दरवाजे के ऊपर एक धनुषाकार बनावट बना देते हैं ना, एक हम कहते हैं आर्ट बनाना, ठीक है, तो वो बनाया गया। एक मेहराब जो थी वो 20 मीटर ऊंची थी और उसके नीचे सन्यासी की मुद्रा में, परिव्राजक लिखा है आपकी किताब में, परिव्राजक मतलब होता है सन्यास की मुद्रा में, कम से कम 2.25 मीटर ऊंची काले चमकीले पत्थरों की एक सुंदर सी एक मूर्ति थी, ठीक। और जो भी दर्शक यहाँ आता था वो इस मूर्ति को देख के आकर्षित हुए बिना रह ही नहीं सकता था, इतनी ज्यादा आकर्षित करती थी उसको। इस मंडप में विवेकानंद के, ये एक मंडप तो था ही विवेकानंद मंडप, इस मंडप के अलावा 2 मंडप और भी थे। और वो कौन कौन से थे? एक मंडप तो था ध्यान मंडप और दूसरा था श्रीपाद मंडप। ये 2 मंडप वहां पर और भी हैं, ठीक। और इस मंडप तक पहुंचने के लिए लोग कैसे जाते हैं? कैसे जाएंगे लोग वहां तक? लोग यहाँ पर तट से शिला तक नाव में बैठकर जाते हैं। ये नाव बहुत बड़ी बड़ी होती हैं और इनके जो किनारे होते हैं वो ऐसे मुड़े हुए होते हैं, ठीक है। ये डीजल से चलती हैं। एक नाव में कितने लोग बैठ सकते हैं? एक नाव में कम से कम 100 व्यक्ति बैठ सकते हैं, 100 लोग बैठ सकते हैं, ठीक है। तो समुद्री लहरों से बार बार टकराती एवं हिचकोले खाती नाव यात्रा, जब ये नाव चल रही है और समुद्र की लहरें बार टकरा रही हैं, ठीक है, तो ये नाव जो थी, नाव यात्रा जो होती है वो भय मिश्रित होती है, मतलब बहुत डर भी लगता है और साथ साथ आनंद की भी प्राप्ति होती है। तो यानी कि इसमें हमें भय और आनंद दोनों की प्राप्ति होती है इस यात्रा को करने में, ठीक। तो यहाँ पर एक ये हमने पढ़ा किसके बारे में? विवेकानंद शिला मंडप के बारे में। तो मुझे उम्मीद है ये सारा आपको समझ आया होगा। किताब में जितना ये दिया है विवेकानंद शिला मंडप के बारे में, आप इसको पढ़ेंगे, कठिन शब्द आपने निशान लगाए ही होंगे। आज का आपका काम है, ज्यादा काम आपको नहीं दे रही हूँ, सिर्फ 2 कठिन शब्द हैं आपके जो आपने करने हैं। पहला भव्य, भव्य का अर्थ होता है सुंदर, और दूसरा होता है आकृष्ट, आकृष्ट का अर्थ है आकर्षित, ठीक है, आकृष्ट करना, आकर्षित करना। और वाक्य बहुत अच्छे बनाएंगे, सर्वनाम शब्दों से वाक्य नहीं बनाएंगे। अभी जब आपने कॉपियां भेजी थी तो मैंने देखा मैं, तुम, वह सर्वनाम शब्दों से वाक्य बनाए हुए थे। वह भव्य है, मैं भव्य हूँ, ऐसे वाक्य नहीं बनेंगे। बहुत ही सोच समझ कर वाक्य बनाइए।
ठीक है, तो 2 शब्दार्थ और सिर्फ एक प्रश्न आपको करने के लिए दे रही हूँ। आपकी किताब में पेज नंबर 36 पेज पर चौथा क्वेश्चन आपका दिया हुआ है घ पाठ। तमिल भाषा में मंडप अथवा मंडपम किसे कहते हैं? तो मैंने बताया आपको, मंडप किसे कहते हैं? स्मारक को, है ना, किसी की याद में जो बनाया जाए। और विवेकानंद शिला मंडप तक यात्री कैसे पहुंचते हैं? तो ये भी हमने अभी किया है। विवेकानंद शिला मंडप तक यात्री नाव में बैठकर पहुंचते हैं। ये नाव जो बहुत बड़ी बड़ी होती है, जिनमें 100 लोग बैठ सकते हैं, जो डीजल से चलती हैं, जो जिनके किनारे मुड़े हुए होते हैं, जिनमें बैठकर लोगों को भय लगता है, आनंद की प्राप्ति होती है, इसमें बैठकर पहुंचते हैं। तो अपने शब्दों में आप खुद से बनाकर लिख सकते हैं। ठीक, बहुत ही आसान है ये आपका। मुझे पूरी उम्मीद है काम पूरा हो जाएगा। और अगर कोई भी दिक्कत होगी तो आप क्या करेंगे? मुझसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेंगे।